हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन चैप्टर से। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कि राउल्ट्स लॉ की सहायता से हम किस तरीके से किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मीन्स अवाष्पशील विलेय का अणुभार मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए चलिए राउल्ट्स लॉ के सहायता से कैसे हम अवाष्पशील विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का अणुभार निकालना आज हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर किसी बच्चे ने आज पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी जो पिछले वीडियो है जिसमें मैंने राउल्ट्स लॉ डिस्कस किया था तो एक बार उसे ज़रूर देखें, तब आपको इसके बाद के जो भी सीक्वेंस है वो समझ में आएंगे। ओके, तो इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं एमबी कैलकुलेट करना, मोलर मास कैलकुलेट करना। सो पी नॉट ए क्या था हमारा, क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। पी ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था। और यहां पर एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं एक्स बी की। तो व्हाट इज अ एक्स बी, एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और अगर आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा पिछले वीडियो में तो हमने देखा था कि किसी भी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यही था हमारा। यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि मोल ऑफ द सॉल्यूट जो है वो हमारा है NB। मोल ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। कंसीडर कर लेते हैं कि सॉल्वेंट का मोल है Na और सॉल्यूट का मोल है NB। तो टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन निकल कर कितना आ रहा है, Na प्लस NB। ये किसकी वैल्यू है, XB की। तो XB की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, NB अपॉन Na प्लस NB। अब यहां से हम एक एज्यूम करते हैं, लेट्स क्या एज्यूम करते हैं कि सॉल्यूशन इज अ वेरी डाइल्यूट। लेट्स सॉल्यूशन इज अ वेरी डाइल्यूट, मतलब सॉल्यूशन जो है, विलयन जो है वो क्या मान रहे हैं अपन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट मान रहे हैं। अबे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। 1000 लीटर की टंकी है सिंटेक्स की, सोचो अगर उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल दें तो 1000 लीटर का जो पानी है मतलब सॉल्वेंट, उसमें एक चुटकी 1 और 2 ग्राम NaCl अगर ऐड कर दिए तो वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अगर उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें जो सिंटेक्स के टंकी में अपन देख रहे हैं, उसमें अपन ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि यार वो सॉल्यूशन इतना ज़्यादा डाइल्यूट है कि उसमें सॉल्वेंट के कंपैरिजन जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो उसको इग्नोर कर सकते हैं, अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। कब के कंडीशन में, जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा। तो सेम सिचुएशन अगर हम बात करें कि हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो उस कंडीशन में हम डेनोमिनेटर से, नॉट नंबरेटर, डेनोमिनेटर से NB को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अगर सॉल्यूशन इज अ वेरी डाइल्यूट, सो NB लेस देन 1, मतलब एक से भी बहुत कम है। किसके अंदर, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर। ध्यान रखें सिंटेक्स के टंकी के अंदर, दैट मीन्स विलियन सॉल्यूशन के अंदर NaCl को नेग्लिजिबल माना जा सकता है, लेकिन वही NaCl अगर सेपरेट फॉर्म में है तो उसे नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता। जब एक एटम का भी मास होता है तो 1 या 2 ग्राम NaCl का तो काफ़ी ज़्यादा वेट होगा, तो उस कंडीशन में उसे नेग्लिजिबल नहीं मान पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन में है
तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होने के कारण सॉल्वेंट के कंपैरिजन सॉल्यूट को NaCl को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डेनोमिनेटर की, तो डेनोमिनेटर टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन सॉल्यूट के मोल को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। कब के कंडीशन में? डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंडीशन में। तो उस कंडीशन में XB इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? NB अपॉन Na। ये हो गया XB की वैल्यू। अब ये क्या चीज़ है? मोल ऑफ द सॉल्यूट, और ये क्या है? मोल ऑफ द सॉल्वेंट। और आपने पढ़ा होगा मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मोल इज इक्वल टू भार बटे अणुभार भी कहते हैं अपन। तो यहाँ से NB को हम चेंज कर देते हैं मास ऑफ B टू द मोलर मास ऑफ B बाई मास ऑफ A टू द मोलर मास ऑफ द A। इसे और थोड़ा सा इजी कर दें तो क्या निकल कर आ रहा है? WB इंटू MA बाई WA इंटू MB, ये निकल कर सामने आ रहा है। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं व्हाट इज द WB। WB क्या है? मास ऑफ द सॉलिड। MB क्या था? MB क्या है? मोलर मास ऑफ अगेन सॉल्यूट। WA क्या हो जाएगा फिर? मास ऑफ द सॉल्वेंट। और उसी तरीके से MA क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, क्लियर। तो XB की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप करने से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अपन पुटअप कर देते हैं तो क्या निकल कर आ रहा है? P0A माइनस PA बाई P0A इक्वल टू XA की जगह पर हम पूरा वैल्यू रखेंगे WB इंटू MA बाई WA इंटू MB। व्हाट इज द MB? मोलर मास ऑफ सॉलिड, और यही तो अपने को डिटरमाइन करना है। तो MB को वन साइड करके बाकी सबको नेक्स्ट साइड कर दें, आपका फॉर्मूला आ गया। चलिए कर देते हैं MB। सो MB की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? MB द ट्रांसफर, तो अपने पास क्या है? WB ऑलरेडी है, MA P0A भी जा रहा है उधर, P0A बाई WA P0A माइनस PA। तो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट और डिटरमाइन मोलर मास ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ की सहायता से हम किसी भी अवाष्पशील विलेय का अणुभार इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर? WB मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन होता है जनरली, WA मास ऑफ द सॉल्वेंट पता होना चाहिए, P0A माइनस PA लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सारी चीज़ें अगर अपने को गिवन हो तो हम इजीली MB कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं सेपरेट एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जहां पर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा। ओके, फिलहाल अभी थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, इसी से कनेक्टेड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ओके, सो देखते हैं कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन और क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को हम आदर्श विलयन भी कहते हैं भाई। और सेकंड हम पढ़ रहे हैं इसके साथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
अनादर्स विलियन बोलते हैं इसको। तो ये दोनों चीज़ें राउल्ट्स लॉ से कनेक्टेड हैं। अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन से पहले ये जान लेते हैं कि यार कोई सॉल्यूशन बनता कैसे है, कैसे बनेगा कोई सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर दें, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर दें, बन गया क्या चीज़, सॉल्यूशन बन गया। चलिए ट्राई करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्वेंट है बीकर में और यहाँ पर सॉल्यूट है। यहाँ पर अपन सॉल्वेंट ले रहे हैं, ये हमारा सॉल्वेंट है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हमारा है सॉल्यूट, यहाँ पर है हमारा विलायक, यहाँ पर हमारा विलेय। जनरली हम सॉल्वेंट को सॉल्यूशन चैप्टर में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी सॉल्वेंट होंगे उनमें जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ए अट्रैक्शन ऑफ फोर्स प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर बी बॉन्ड बी होगा। जब दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम ऐड कर दें तो आपको भी पता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा भाई, सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, ये बन गया सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग्स ये जो सॉल्यूशन बनता है, ये सॉल्यूशन दो तरीके का होता है। पहला आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो तीन रूल्स को फॉलो करेगा। ए सॉल्यूशन विच ओबे दिस थ्री रूल्स विद द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, जो ताप और सांद्रता के संपूर्ण परास पर राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। ओबे द राउल्ट्स लॉ, जिसके बनने में एंथैल्पी पे कोई चेंजेस नहीं होता, वॉल्यूम आयतन में भी कोई चेंज नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन तीन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए या तीन चीज़ों को ओबे करना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर आपके बुक में मिक्सिंग भी लिखा होता है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें, हमने सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल नहीं लिया इस बार। ओके, नंबर 2, एंथैल्पी में नो चेंज आफ्टर मिक्सिंग, नो चेंज इन एंथैल्पी। और तीसरी चीज, नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो कहने का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर सेपरेट सॉल्वेंट और सेपरेट सॉल्यूट के टोटल वेपर प्रेशर का इक्वल होगा, जिसके बनने में एंथैल्पी में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, न तो वो एक्सो ना वो एंडो। जितना टेम्परेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का था उतना ही उसका भी इंटरनल टेम्परेचर होना चाहिए, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वो आइडियल है, बट अगर ये तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है तब वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। दैट मीन्स आफ्टर मिक्सिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। डेफिनेटली सॉल्यूशन बनेगा और एंथैल्पी में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, और उसी तरीके से वॉल्यूम में भी कोई ना कोई चेंज होना चाहिए। तो अगर चेंज हो गया तो वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी भी मुझे पता चल रहा है कि आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज ए आइडियल सॉल्यूशन। चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन होते क्या हैं। ओके, समझिए, ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है। क्लियर? तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, एज्यूम कर रहे हैं।
मान लेते हैं कि ये जो सॉल्वेंट है ये वोलाटाइल है भाई, सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्यूशन तो डेफिनेटली होगा जब दोनों से मिलकर बना है। तो मान लेते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपोराइज होते हैं और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एज्यूम है, बस मान लेते हैं वो 10 atm का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वेपर प्रेशर। मान लेते हैं जो सॉल्यूट है वो कुछ भी एनीथिंग 5 atm का वेपर प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करते हैं। ओके, अब ये दोनों आपस में मिल गया, क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एग्जैक्ट दोनों का इक्वल हो जाए, मान लेते हैं इक्वल, कितना हो जाएगा? 15 atm। क्या दिख रहा है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जितना वेपर प्रेशर था उसी का जस्ट सम वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्यूशन का। मतलब आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर का सम हो गया, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक। डेल एच, एंथैल्पी में नो चेंज। अब एंथैल्पी में नो चेंज का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी में नो चेंज का क्या मतलब होगा? लेट्स सी, ये ए बॉन्ड है, यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो ए के हैं क्योंकि सॉल्वेंट है, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ए बॉन्ड। यहाँ पर पार्टिकल के बीच में बी बॉन्ड है और यहाँ पर पार्टिकल के बीच में ए बी बॉन्ड है। तो ये ए बॉन्ड बी कैसे बना होगा? जाहिर सी बात है कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को इसमें मिक्स किया होगा तो ए और बी बॉन्ड टूटे होंगे। अब टूटेगा मतलब उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, जिसे अपन बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी दोनों तरीके से डिफाइन होती है, टूटा तो भी और जुड़ा तब भी। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वी नीड एनर्जी, और जब बॉन्ड क्या होता है? बनता है, द बॉन्ड इज फॉर्म, सो एनर्जी इवॉल्व, ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड बनेगा कैसे? मतलब ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और नया बॉन्ड बनेगा। ओके, मान लेते हैं कि ए और बी इनको तोड़ने के लिए, एज्यूमिंग है भाई समझने के लिए, मान लो ये जब टूट रहा है तो इसके टूटने में 50 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये भी टूटा और इसके भी टूटने के लिए 50 जूल की रिक्वायरमेंट थी, तो टोटल रिक्वायरमेंट एनर्जी है 100 जूल। क्लियर? अब जब नया बॉन्ड बना तो नया बॉन्ड से तो एनर्जी इवॉल्व होता है, अभी भी बात किया, तो इससे इवॉल्व होने वाला एनर्जी अगर 100 जूल हो जाए तो क्या दिख रहा है वो आप कि आपने 50 और 50 100 जूल दिया, और जब सॉल्यूशन बना तो 100 जूल ले भी लिया। भाई बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी गिवन, जब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी टेकन। तो दोनों गिवन और टेकन क्या है? सेम है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि एंथैल्पी में नो चेंज, नो चेंज इन एंथैल्पी। लास्ट टॉपिक, वॉल्यूम में, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। अब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं का मतलब, मान लो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 लीटर का सॉल्वेंट है, 5 लीटर। सॉल्वेंट को एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 लीटर का है, 1 लीटर का है। तो बनने वाला सॉल्यूशन अगर एग्जैक्ट कितना लीटर हो जाए? 6 लीटर हो जाए। मतलब 5 लीटर सॉल्वेंट, 1 लीटर सॉलिड, दोनों को मिला दिया 6 लीटर का सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है। अब समझ में आ रहा है आइडियल सॉल्यूशन क्यों है, किस लिए? ये नहीं, क्यों है ये समझ में आ रहा है। नो चेंज इन वेपर प्रेशर, नो चेंज इन एंथैल्पी और नो चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। बाय द वे, अगर जिसका जस्ट इसका अगेंस्ट हो जाए, नहीं भाई वेपर प्रेशर बदल जाएगा सॉल्यूशन का, एंथैल्पी में कोई ना कोई चेंज होगा, ये 100 जूल और ये 100 जूल इक्वल नहीं होगा, कुछ कम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा होगा, हो सकता है 6 की जगह 7 लीटर मिले या 6 की जगह 5 लीटर मिले,
तो उस कंडीशन में वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल कहलाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गई बात आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीज़न है कि आइडियल सॉल्यूशन भी बन जाता है और कुछ टाइम में नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी बनते हैं। क्या कंडीशन होगी आइडियल सॉल्यूशन की? ओके, चलिए बात करते हैं क्या कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा? जब ए बॉन्ड इक्वल बी बॉन्ड और इक्वल होना चाहिए ए बॉन्ड बी। कहने का मतलब जितना स्ट्रेंथ ए बॉन्ड का होगा उतना ही स्ट्रेंथ बी बॉन्ड का होगा और उतना ही स्ट्रेंथ नया बनने वाला ए बॉन्ड बी का होगा। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, तब ये आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे। और अगर इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन या थोड़ा सा भी विचलन आया तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे। ऐसा क्यों? आइए समझ सकते हैं। ए बी और ए बी इक्वल स्ट्रेंथ के बॉन्ड हैं। तो ओके, अब इक्वल स्ट्रेंथ के बॉन्ड है तो हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर क्या चीज़ है? वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर होते हैं, वेपर लिक्विड के पार्टिकल्स वेपोराइज होते हैं। वो पार्टिकल्स अपने ऑन द सरफेस पर जो प्रेशर डालते हैं उसी को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, वेपर पार्टिकल्स चाहिए। अब सोचो ये और ये सिमिलर स्ट्रेंथ के हैं और नया बनने वाला बॉन्ड भी सिमिलर स्ट्रेंथ का है। तो एट ए टाइम जितने पार्टिकल इसके टूटकर वेपोराइज होंगे, सिमिलर टाइम जितने पार्टिकल इसके टूट के वेपोराइज होंगे, इन दोनों के जितने टोटल पार्टिकल सेम द टाइम टूटकर वेपोराइज होंगे, उन दोनों का जस्ट सम पार्टिकल्स किसके वेपोराइज होंगे? ए बी के भी वेपोराइज होंगे, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है ना। तो जितने समय में ये दोनों टूटेंगे उतने ही समय में ये भी टूटेगा। अब कई लोगों का दिमाग में यार सर यहाँ ए टूट रहा है, यहाँ बी टूट रहा है, ज़्यादा टूट रहा है तो यहाँ पर तो एक ही टूट रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए ए और ए टूटेगा, बी और बी टूटेगा। तो जब ए और ए टूटेगा, बी और बी टूटेगा, तो कितने बॉन्ड बनेंगे भाई? 2 बॉन्ड बनेंगे ना। 2 बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे। तो जब ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो एट द टाइम ये 2 बॉन्ड भी तो टूटेंगे। तो जितने पार्टिकल्स इनमें मिलेंगे वेपर फॉर्म में, उतने ही पार्टिकल्स सॉल्यूशन में भी मिलेंगे। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकल कर आएगा वो दोनों के वेपर प्रेशर का सम आएगा, और वही बात उसको राउल्ट्स लॉ कहलाती है, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है उसी के लिए। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर है उसका सम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। क्लियर? दूसरी चीज, एंथैल्पी में नो चेंज। एंथैल्पी अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो हीट रिलीज, एंडो हीट अब्जॉर्ब। बॉन्ड तोड़ना है भाई, बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी एंडो देना पड़ेगा। बॉन्ड जुड़ेगा, नया बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, एनर्जी इवॉल्व, एनर्जी बाहर निकलेगी। क्लियर? तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सिमिलर स्ट्रेंथ के हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा। तो जितना इसको तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट है, जितना इसको तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट है, उतना ही उन दोनों से मिलकर बनने वाले नए बॉन्ड से बाहर भी निकलेगा, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर ए को तोड़ने के लिए 50 जूल की रिक्वायरमेंट है और बी को तोड़ने के लिए भी 50 जूल की रिक्वायरमेंट है, तो जाहिर बात है कि ए बी के बनने से 100 जूल मिलेगा। बोलोगे कि सर एक बॉन्ड से थोड़ी 100 जूल मिलेगा तो 2 बॉन्ड से तो नहीं, मैंने यहाँ पर टोटल लिया है। कहने का मतलब आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि जब एक बॉन्ड ए और एक बॉन्ड बी का टूटेगा तो 2 नए बॉन्ड बनेंगे ए बी और ए बी। तो इससे बनेगा 50 और इससे भी मिलेगा 50, टोटल मिलाकर 100। जबकि इसके टूटने से कितना? 50 जूल, इसके टूटने से भी 50 जूल। तो कहने का मतलब देखें कि जितना हमने तोड़ने के लिए एनर्जी दिया उतना ही नया बॉन्ड बनने से हमने लिया। दैट मीन्स
नो एनर्जी में चेंज। ओके। थर्ड, नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, कौन से फॉर्म में है? लिक्विड। लिक्विड का मेज़र किससे करते हैं? वॉल्यूम, आयतन से। 1 लीटर 2 लीटर। तो एक्चुअल में वॉल्यूम में क्या होता है? पार्टिकल के बीच में डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है। पार्टिकल के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अगर किसी सॉल्वेंट या किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स और ये दूसरा पार्टिकल्स, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे कि कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है। अब बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है, बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटी है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जस्ट इसके उल्टा, अगर किसी लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर है, तो वो लिक्विड ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है ना। मैंने यहाँ क्या कहा कि ए के पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस, बी के बीच का पार्टिकल का डिस्टेंस और ए के बीच का पार्टिकल का डिस्टेंस सेम होगा। क्यों सेम? भाई क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है मतलब बॉन्ड लेंथ सेम है। अब जब बॉन्ड लेंथ सेम है तो जितना स्पेस ए और बी मिलकर ऑक्यूपाई करेंगे, उतना ही स्पेस तो सॉल्यूशन भी ऑक्यूपाई करेगा। तो कहने का मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। दैट मीन्स नो चेंज इन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से एक आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच का इंटर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स और सॉल्यूशन में बनने वाले नए बॉन्ड का इंटर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इक्वल स्ट्रेंथ का होगा। तब उस कंडीशन में क्या बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन। बट हमको भी पता है यार, आइडियल नाम पे ही पता चल रहा है, आइडियल तो कोई है नहीं। ट्राई करते हैं सभी आइडियल के लिए, तो उसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन बनना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, थोड़ा सा उसके नियरेस्ट जरूर पहुंच जाते हैं, जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन और टोलुइन के कुछ एग्जांपल्स आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करते, बट कंप्लीटली बिहेव नहीं करते, क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए और बी और ए बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल हो। कहीं ना कहीं हल्का सा माइनर वेरिएशन तो जरूर होगा, और माइनर वेरिएशन हुआ का मतलब आइडियल से वेरीज हो गया, और वो किसके साइड आ गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साइड आ गया। क्लियर? तो ये है आपका आइडियल सॉल्यूशन और ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी इसी चीज़ को हम ग्राफ से भी समझेंगे। क्लियर? बट उससे पहले बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है भाई? जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एंथैल्पी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में भी कोई ना कोई चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो सकता है भाई? 2 चीज़ हो सकता है। जैसे अभी हम कहें कि भाई हमारे पास 10 रुपीज़ नहीं है। आपको ये मत समझ ले 10 रुपीज़ नहीं मतलब सर गरीब आदमी, ये अलग मैटर है। पॉजिटिव आदमी ये सोचेगा सर अगर 10 रुपीज़ नहीं है, दैट मीन्स उसका 2 कॉन्क्लूज़न निकल सकता है। पहला चीज़, या तो आपके पास 10 रुपीज़ से कम है या आपके पास 10 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो बिल्कुल वही चीज़, जब P नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, डेल एच नॉट इक्वल टू 0, डेल वी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो सकता है? तो उस कंडीशन में 2 चीज़ें हो सकती हैं। 2 चीज़ें हो सकती हैं। कैसे 2 चीज़ें हो सकती हैं? इसे मिटा रहा हूँ मैं। 2 चीज़ें क्या हो सकती हैं? पहला चीज़, या तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, और इस बार एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग ज़्यादा हो, सॉल्यूशन का एंथैल्पी ज़्यादा हो जाए और वॉल्यूम भी बढ़ जाए,
तो तीनों चीज़ें ग्रेटर फॉर्म में, या फिर उल्टा हो सकता है कि आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाए सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग हो सकता है कम हो जाए, इसी तरीके से वॉल्यूम भी कम हो जाए। क्लियर? तो ये हो सकता है। तो अगर सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, पॉजिटिव साइन में जा रही है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और ये कहलाता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। धनात्मक विचलन, अनादर्श विलयन ऐसे जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन ऐसे जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नॉन आइडियल अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और एक जो क्या शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब ये कैसे बनेंगे? अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। यहाँ से मैं मिटा दिया हूँ, एक बार थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं छोटे से कम स्पेस पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, स्पेस की थोड़ी सी कमी है। ओके, यहाँ पर ए बॉन्ड ए था, यहाँ पर बी बॉन्ड बी था, यहाँ पर न्यू बॉन्ड ए और बी था, बट 2 टाइम्स है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, जब इक्वल था तो आइडियल, अब नॉट इक्वल टू है तो क्या होना चाहिए? सोचे पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यहीं से निकालो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। वेपर प्रेशर ज़्यादा है। वेपर प्रेशर कब ज़्यादा होता है? जब पार्टिकल जल्दी वेपोराइज होते हैं। पार्टिकल कब जल्दी वेपोराइज होंगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक होने पर, यस। तो कहने का मतलब अगर ए इक्वल बी, बट इन दोनों से सॉल्यूशन का बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और जस्ट उल्टा, अगर ए बॉन्ड इक्वल बी बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड? ए बी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। आइए समझते हैं थोड़ा सा। ए बॉन्ड बी एकदम सिंपल, अगर जो आइडियल समझ गया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बॉन्ड बी कैसा है? वीक, जल्दी टूटेगा। किसके कंपैरिजन? ए और बी, जल्दी टूटेगा, जल्दी वेपोराइज होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा। बॉन्ड कैसा है? वीक। बॉन्ड कैसा है? वीक। बॉन्ड वीक है, दैट मीन्स यहाँ से इवॉल्व होने वाली एनर्जी कम होगी। जैसे शुरू में हमने कहा था कि भाई इसको तोड़ने के लिए 50 जूल, इसको तोड़ने के लिए 50 जूल, तो यहाँ से अपन 100 निकाला, भाई हर बार 100 नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड कैसा है? वीक है। तो हमने दिया कितना? 50 और 50 100, और लिया कितना? 90। 100 दिया लेकिन 90 लिया, इसका मतलब उसके अंदर कितने जूल के इंक्रीज हो गई एनर्जी? 10 जूल। एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। आई बात समझ में? वॉल्यूम, बॉन्ड कैसा है? वीक। अभी मैंने बात किया था बॉन्ड वीक है, मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर ये 5 लीटर था, याद करो, और ये 1 लीटर था, तो ये हो सकता है 6.5 लीटर हो जाए या 7 लीटर हो जाए, मतलब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। जैसे इसका उल्टा ए और बी वीक और ए बी स्ट्रॉन्ग। फिर से समझ लो, ए बी स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब लेट से टूटेगा, लेट से वेपराइज होगा, वेपर पार्टिकल्स भी कम मिलेंगे। वेपर पार्टिकल्स कम मिलेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए और पी बी से कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा एनर्जी उतनी ज़्यादा इवॉल्व होगी। हो सकता है इस बार 150 जूल एनर्जी इवॉल्व हो जाए। दिया 50 और 50 100, लेकिन लिया 150। किसी को पर डे 1000 कैलोरी दे दो,
एब्जॉर्ब करने के लिए और सिर्फ 2000 कैलोरी का वर्क कराओगे तो बेचारा पतला होगा कि मोटा होगा? पतला होगा, वीकनेस आएगी उसके अंदर। तो एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम भी कम हो रहा है भाई, बॉन्ड स्ट्रांग हो रही है। ए बी के पार्टिकल्स क्लोज हो गए हैं, क्यों? बॉन्ड स्ट्रांग है। क्लोज होने से पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है वो कम हो जाएगा, डेल वी लेस देन 0। तो इस तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? आगे हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ हम राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके।